So come to the next point, the Battle of Tarain. In the first battle fought at Tarain in 1191 AD, Gauri's army was routed and Gauri's narrowly escaped death. ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है 1191 में हुई थी। तराइन एक जगह का नाम है। गौरीज आर्मी जो थी एकदम उखाड़ फेंक की गई और वो मरते मरते बचा था गौरी। ठीक है, पृथ्वीराज कॉन्क्वर्ड भटिंडा बट he made no effort to garrison it effectively or to oust the Ghaurid from पंजाब। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने इसमें क्या हुआ था कि भटिंडा जीत लिया था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में, लेकिन उसने जो है पंजाब में जो गौरीज रहे थे उन्हें नहीं निकाला था। द सेकंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192, और सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी? 1192 में हुई थी। इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, और ये जो है बहुत टर्निंग पॉइंट रहा है इंडियन हिस्ट्री में। द टर्किश एंड राजपूत फोर्स अगेन मीट एट तराइन, और टर्किश और राजपूत फिर से मिले कहाँ पे? बैटल ऑफ तराइन में 1192 में, यानी सेकंड बैटल ऑफ तराइन में। द इंडियन फोर्सेस वर मोर इन नंबर बट द टर्किश आर्मी वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड। इंडियन आर्मी जो थी वो नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा थे, मतलब लोग तादाद में ज़्यादा थे, बट टर्किश आर्मी जो थी वो क्या थी? वेल ऑर्गेनाइज थी। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर वर किल्ड, और इस वजह से क्या वो लोग ऑर्गेनाइज नहीं थे इंडियन, तो वो ज़्यादा मारे गए। पृथ्वीराज ट्राई टू एस्केप बट ही वॉज कैप्चर्ड द फोर्ट्रेस ऑफ हंसी सरस्वती एंड समाना दे दैन टुक अजमेर। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ इसमें? कैप्चर्ड कर लिया गया, हार गया था, उसको कैप्चर्ड कर लिया और उसको अजमेर ले जाया गया। लेटर अ टर्किश जर्नल वॉज मेड इन चार्ज ऑफ अजमेर थस कॉन्सोलिडेटिंग टर्किश पावर इन अजमेर, और बाद में क्या हुआ? टर्किश के जो जर्नल था, ठीक है, उसको अजमेर का चार्ज दे दिया गया और इस तरह से टर्किश पावर अजमेर में आ गई। अजमेर पे जो है टर्किश पावर का कंट्रोल हो गया। आफ्टर तराइन, तराइन के बाद महमूद गजनी रिटर्न टू गजनी, मोहम्मद गौरी कहाँ चला गया? गजनी चला गया वापस। लिविंग द अफेयर ऑफ इंडिया इन द हैंड ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसने इंडिया का जो चार्ज था अपने जर्नल स्लेव को कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। इन 1194 एट मोहम्मद गौरी अगेन रिटर्न टू इंडिया, और 1194 में यानी 2 साल बाद वो फिर वापस आता है इंडिया में। ही गेव अ क्रोशिंग डिफीट टू जयचंद एट चंदवार नियर कन्नौज, और वो किसको हराता है? जयचंद को हराता है कन्नौज के पास। थस द बैटल ऑफ तराइन एंड चंदवार लीड द फाउंडेशन ऑफ द टर्किश रूल इन नॉर्थन इंडिया, और इस तरह से जब वो जयचंद को हरा देता है, अब कोई इनके अगेंस्ट में खड़ा होने वाला नहीं होता टर्किश के, तो वो लोग क्या करते हैं? पूरे नॉर्थ इंडिया पे उनका रूल हो जाता है इस तरह से। मोहम्मद गौरी वॉज किल्ड इन 1206, और मोहम्मद गौरी 1206 में मारा जाता है। ठीक है, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक टू द इंचार्ज ऑफ हिज इंडियन पोजीशन, और कुतुबुद्दीन ऐबक जब उनकी डेथ हो जाती है मोहम्मद गौरी की, तो उसके बाद वो यहाँ का इंचार्ज ले लेते हैं इंडिया का। ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया। अभी तक तो हमने पढ़ा था ये नॉर्थ इंडिया का पढ़ा था। ठीक है, अब हम साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे जो 700 से 1200 के बीच की है। द राष्ट्रकूटास इन द 8th सेंचुरी, द राष्ट्रकूटास रोज टू पावर अंडर देयर रूलर दंती दुर्गा। 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूटास जो है अब उनकी पावर रोज अप होती है किसके अंडर में? दंती दुर्गा में। ही एंड हिज सन कृष्णा फर्स्ट, यानी दंती दुर्गा और उनका बेटा कृष्णा फर्स्ट स्ट्रेंजनेड देयर रूल इन द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे महाराष्ट्र वॉज देयर कैपिटल। आज जो हमारा महाराष्ट्र है उनका वो कैपिटल था। ठीक है, द राष्ट्रकूटास हैड टू फाइट विद मैनी किंगडम्स, और उन लोगों ने काफ़ी किंगडम्स को से फाइट करी थी, उन्हें बहुत से किंगडम से फाइट करनी पड़ी थी। वाइल इन द नॉर्थ दे फॉट विद द पालास एंड द गुजरात प्रतिहारास, और उन्होंने नॉर्थ में जो है पालास और प्रतिहारास से फाइट करी थी। दे हैड टू फाइट विद द पल्लवास एंड पांड्यास एंड चोलास इन द साउथ, और साउथ में उन्हें क्या फेस करना, किसको फेस कर रहे थे? वो पल्लवास, पांड्यास और चोलास को। तो इस तरह से हम देख सकते हैं वो बीच सेंटर में थे, यानी महाराष्ट्र में वो रूल कर रहे थे, लेकिन नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ ही उन्हें फेस करनी पड़ी थी।
फाइट्स को, लड़ाइयाँ, ठीक है। द राष्ट्रकूटास, एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस conflict their power reduced to a great extent and finally in the 10th century they were overthrown। और इसकी रिज़ल्ट ये हुआ, इतने मतलब फेस करना पड़ा उन्हें वार्स को कि उनकी पावर जो कम हो गई थी, यानी बहुत कमज़ोर हो गए थे वो लोग। और फाइनली उसका 10th सेंचुरी में क्या रिज़ल्ट हुआ कि उनको जो ओवरथ्रोन हो गए थे, यानी अब उनका राज नहीं रहा था। द राष्ट्रकूटास रूलर वर ग्रेट पैट्रोन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। और ये लोग के उसमें जो है बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा था, पैट्रोन पसंद करते थे, या बहुत ज़्यादा फ्लोरिश्ड हो रहा था, आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर बहुत ज़्यादा था। द फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा एंड द रॉक कट केव एट एलिफेंटा वर कार्वेड इन देयर पीरियड। और इनके पीरियड में कैलाश टेम्पल और जो एलिफेंटा टेम्पल जो है, ये जो है क्या हुआ था, कार्वेट किया गया था, बनाए गए थे। द राष्ट्रकूटास रूलर आल्सो एनकरेज्ड द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज पर्टिकुलरली कन्नड़। और ये इनकी जो वो थी लैंग्वेज जो कन्नड़ जो है, इन्हीं के टाइम पीरियड में एकदम पॉपुलर हुई थी, इनकरेज की गई थी, ठीक है। इनकी ख़ास लैंग्वेज थी ये। सोसाइटी इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया की सोसाइटी क्या थी, 700 to 1200 के बीच में। द रॉयल फैमिलीज, द कोर्टियार्स, ब्राह्मण्स एंड द मर्चेंट्स वर रिस्पेक्टेबल इन द सोसाइटी, ठीक है। तो रॉयल फैमिली जो थे और दरबारी जो थे और जो ब्राह्मण्स थे या मर्चेंट्स, तो इन लोगों को जो है सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। द ब्राह्मण्स डिड नॉट हैव टू पे एनी टैक्स टू द किंग एंड कॉन्स्टिट्यूंटली सम ऑफ दैम became very rich and merchant in the चोला किंगडम। तो क्या था, ब्राह्मण्स जो थे उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, किंग कोई टैक्स नहीं दे रहा था, और वो लोग बहुत क्या थे, मर्चेंट्स जो बहुत रिच थे चोला किंगडम्स में। दे हैड ट्रेड रिलेशन विद चाइना, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न एशिया। और ये इनका जो ट्रेड रिलेशन था वो कहाँ से था, चाइना से चल रहा था, साउथ ईस्ट एशिया से चला था, वेस्टर्न एशिया से चल रहा था। सम ऑफ देम मर्चेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन अ बॉडी कॉल्ड द मर्चेंट गिल्ड्स। और कुछ मर्चेंट्स जब मिल जाते थे वो एक साथ, वो जो बॉडी बनती थी उसे हम कहते हैं मर्चेंट गिल्ड्स। मैनी ऑफ द शूद्रास हैड अ डिफ़िकल्ट लाइफ। और शूद्रास जो थे उनकी बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ थी। द लोएस्ट कास्ट वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स। और उन लोगों को मंदिर में जाने की भी इजाज़त नहीं थी। यानी कि उस टाइम जो सोसाइटी थी वो डिवीज़न हुआ था अपर क्लास और लोअर क्लास में। रिलीजन इन नॉर्थ इंडिया, यहाँ पर रिलीजन कैसा था। द पीरियड ऑफ 800 to 1200 AD सॉ ग्रेट रिवाइव ऑफ हिंदुस्तान। इस टाइम जो हमें ग्रेट रिवाइव मिलता है हिंदुस्तान में देखने को 800 से 1200 में। द वैष्णविज्म, द शैविज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कंटिन्यू इंस्पायर द पीपल। और वैष्णविज्म, शैविज्म, बुद्धिज्म से जो लोग और जैनिज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे थे इस वक्त, ठीक है। शंकराचार्य एंड रामानुजा रिप्रेजेंटेड टू फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल मूवमेंट। और उसी वक्त शंकराचार्य और रामानुजा जो दो फिलोसफिकल मूवमेंट आए थे। ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिज्म विटनेस द अपीयरेंस ऑफ अ न्यू फेस ऑफ रिलीजन फिलोसफी। और इस वक्त बुद्धिज्म में का भी एक नया फेस देखने को मिलता है। जैनिज्म एंड also gained popularity among the trading class in north and west India। और जैनिज्म जो है बहुत पॉपुलर हो रहा था ट्रेडिंग क्लास में नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में। ओके, कम टू द थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक इन नॉर्थन इंडिया। अब इस टाइम की यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। थ्रू द लिटरेचर केम बी एडवांसमेंट इन साइंटिफिक नॉलेज ऑन एग्रीकल्चर। जैसे कि लिटरेचर से हम के ज़रिए ये लोग बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज हो गई और एग्रीकल्चर में भी बहुत एडवांस हो गया था इनका इस टाइम। वेरियस मीन्स ऑफ इरिगेशन इंक्लूडिंग द पर्शियन व्हील वर नोन टू द पीपल प्योर टू द अराइवल ऑफ द मुस्लिम रूलर। तो मुस्लिम रूलर इंडिया में आए थे तो इससे पहले ये लोग पर्शियन व्हील की नॉलेज थी यहाँ पे, ये आ चुका था, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेड गिल्ड्स वर फ्लोरिशिंग इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। और बहुत तरह के ट्रेड गिल्ड्स चल रहे थे, फैले हुए थे, उनकी ब्रांचेस थी कहाँ, क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ में। ओके,
द इंस्क्रिप्शन एंड लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ गिल्ड्स। और जो हमें सोर्सेस मिलते हैं, जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जो लिटरेचर्स मिलती हैं हमें यहाँ पर, तो उससे बहुत अच्छा उसकी कंडीशन जो थी डिस्क्राइब होती है गिल्ड्स की, कि क्या यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन थी। द ट्रेड वॉज फ्लोरिशिंग बाय द अरब्स एंड चाइनीज़ एंड द इंडियंस। और यहाँ पे जो चल रहा था ट्रेड, अरब और चाइनीज़ से ज़्यादा चल रहा था। Arab travelers mention Indian export consisting of diverse produce of sandal, wood, spices, coconut, vegetable, textile, metal, precious and semi-precious stone। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो था इंडियन एक्सपोर्ट जो हो रहा था यहाँ से, मतलब जा रहा था। ठीक है, अरब ट्रैवलर्स ने जो मेंशन कर रखा है, जो हमें अकाउंट्स मिलते हैं, जो सोर्सेज मिलते हैं, उसमें है कि हम यहाँ से स्पाइसेस जा रही थी, कोकोनट जा रहा था, वेजिटेबल, टेक्सटाइल्स, मेटल, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी जा रहे थे। ठीक है, द मेन इम्पोर्ट वॉज ऑफ हॉर्सेस, मगर इसके बदले में जो अरब से आ रहा था वो हॉर्सेस आ रहे थे। ठीक है, तो हॉर्सेस वहाँ के बहुत अच्छे होते हैं अरब के, तो वहाँ से हॉर्सेस लिए जाते थे और ये सब चीज़ें दी जाती थी, इस सब का ट्रेड चल रहा था। तो ये है आपका इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो आपका चैप्टर ये यहीं लास्ट होता है, आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। ओके।